नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, इसके पहले हम यहाँ तक इन टॉपिक्स तक अध्ययन कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का गठन, और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम होते हैं, उसके बाद जो लॉर्ड वेवेल जो योजना प्रस्तुत की जाती है वो सब हम कवर कर चुके थे। आज हम देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 क्या था। तो आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ नोट किया है। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता चलूँगा क्योंकि इस ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम इसके बारे में कुछ भूमिका जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, 1946 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और वहाँ पर लेबर पार्टी जीत कर आती है। और लेबर पार्टी के जो उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं वो क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहाँ की जो लेबर पार्टी थी वो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। ठीक है दोस्तों, तो क्लीमेंट एटली जब चुनकर आते हैं तो वो भारत को स्वतंत्रता देने के लिए एक मिशन को भारत भेजते हैं जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये 24 मार्च 1946 को भारत आता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है और इसके देखिए शिष्टमंडल में इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, इन 3 सदस्यों का एक शिष्टमंडल था जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनको भारत मंत्री या भारत राज्य सचिव का पद मिला हुआ था। और इसके नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनको भारत सचिव या भारत मंत्री का पद मिला था। और इसके अन्य 2 सदस्यों में एक थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उसके भी सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ पर कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, मतलब जो व्यापार मंडल होता है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे, मतलब सेना विभाग के मंत्री थे। नौसेना के जो नौवाहन विभाग होता है, नौकायान, उसके उस सेना के मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों, तो नाम तीनों याद हो गए, तीनों नाम याद रखिएगा। सर ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, भारत मंत्री का पद, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या क्या थे ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर अलग से लिखा भी हुआ है।
कैबिनेट मिशन में संविधान निर्माण हेतु भारतीय नेताओं से सहमति प्राप्त करना। मतलब भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए इस मिशन का लक्ष्य ये था कि उनके लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए और उसके लिए भारतीय जो प्रमुख दल थे उनके नेताओं से चर्चा करके उनसे सहमति प्राप्त की जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दूसरा उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। तो स्वतंत्रता देने के लिए उनके संवैधानिक समस्याओं को हल करते हुए उनके लिए एक संविधान निकाय का निर्माण करना। और इसके तीसरा उद्देश्य था भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। और मतलब भारत के संविधान को चलाने के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। ठीक है, भारतीय दलों के समर्थन से ये उद्देश्य थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि इसमें इसके विफलता के कारण अगर पूछे जाए तो ये मिशन भी सफल नहीं होता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में। और इसके विफलता के कारण थे कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो प्रांतों को मतलब न्यूनतम शक्ति चाहती थी, प्रांतों के लिए न्यूनतम शक्ति वाला एक मजबूत केंद्र चाहती थी। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि प्रांतों को उतनी शक्तियां ना दी जाए, एक मजबूत केंद्र की स्थापना की जाए, मतलब सारी शक्तियां केंद्र में निहित हों। तो केंद्र में अधिकतर शक्तियां निहित हों। और मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग विधायिकाओं में समानता चाहती थी। मतलब मुस्लिमों के लिए एक मजबूत राजनीतिक सुरक्षा उपाय चाहती थी। ठीक है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक मजबूत राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था चाहती थी। और इसी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वैचारिक कई मतभेद हो जाते हैं और ये कैबिनेट मिशन की योजना भी असफल हो जाती है। तो फिर जो मंडल था, शिष्टमंडल जो कैबिनेट मिशन था, ये अपने प्रस्ताव रखता है कि जो कांग्रेस जब और मुस्लिम लीग के बीच जब बात नहीं बनती है तो कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव लाता है। उस प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि जो है बिना विभाजन के स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब बिना किसी डोमिनियन के विभाजन के भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। भारत एक संघ होगा, मतलब भारत के एक संघ का निर्माण किया जाए, उसका कोई विभाजन ना किया जाए। तो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। इस मिशन के तहत पाकिस्तान की मांग के द्वारा मुस्लिम लीग देश को बांटना चाहती थी, विभाजन करना चाहती थी, जिसको कैबिनेट मिशन ने अस्वीकृत कर दिया था और बोला कि बिना विभाजन के ही भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके बाद संविधान, भारत एक संघ होगा, संविधान सभा का, और उसके लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा कि दिल्ली में केंद्र सरकार के पास रक्षा मामले, विदेशी मामले, संचार और वित्तीय मामले होंगे। ये शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी। कौन कौन सी? रक्षा मामले, विदेशी मामले और संचार और मुद्रा संबंधी मामले। ठीक है, और शेष शक्तियां कहाँ होंगी? शेष शक्तियां प्रांतों के पास निहित होंगी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार के पास रक्षा और विदेश संबंधी मामले, मुद्रा और संचार संबंधी मामले होंगे और शेष शक्तियां कहाँ होंगी? प्रांतों के में निहित होंगी। ठीक है, देखिए तो इसमें फिर इसको गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे।
देखिए गांधी जी इसका पूरा समर्थन कर रहे थे और इसके पूरे पक्ष में थे। ठीक है, इसमें लॉर्ड वेवेल जो वायसराय थे उन्होंने भी इस चर्चा में शामिल हुए। इसमें वो सदस्य नहीं थे लेकिन इसकी चर्चा में कुछ चर्चाओं में वो शामिल थे। ठीक है दोस्तों, ये था कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा की मांग की गई उसमें देखिए संविधान सभा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही थोड़ा विस्तृत टॉपिक भी है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। संविधान जब कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की, तो इस संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्री के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कंपटीशन में प्री वाले, उसमें तो ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, उसको दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता था। ठीक है, वहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसकी द्वितीय बैठक कब होती है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्वितीय बैठक 9 दिसंबर 1946 के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है और दिल्ली में ही होती है, यहीं पर। और इसमें क्या होता है, इसमें अस्थाई के जगह पर अब स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष अस्थाई से स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, बहुत क्वेश्चन अब पूछा जाता है ये, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकदम याद रखिए, गांठ बांध लीजिए एकदम। ठीक है, और दूसरी बैठक में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। और इसी क्रम में तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या महत्वपूर्ण काम होता है दोस्तों, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संविधान के निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसको आगे चलकर हम प्रस्तावना के रूप में, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बलेंस के जो है संविधान की प्रस्तावना के रूप में हम अपनाते हैं, अपनाया जाता है। कब दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को। तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसको आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में, संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसको मैं एक बड़े वीडियो के रूप में आपके सामने लाऊंगा। संविधान सभा के निर्माण का जब वीडियो बनाएंगे, अब देखते हैं संविधान सभा के गठन की पूर्व की गतिविधियां क्या थी। मतलब संविधान सभा शब्द कहाँ से शुरू हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे उसके निर्माण के लिए क्या क्या गतिविधियां हुई। तो देखते हैं, सबसे पहले स्वराज्य विधेयक जब 1895 ईस्वी में लाया गया था, तो संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम सिद्धांत यहीं से निकल कर आता है, स्वराज्य विधेयक से 1895 ईस्वी में। और ये किसके निर्देशन में तैयार हुआ था, ये बाल गंगाधर
तिलक के निर्देशन में तैयार होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम संविधान सभा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक, लोकमान्य इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, स्वराज विधेयक जब इन्होंने पेश किया था 1895 में, तब उसके बाद महात्मा गांधी ने 20वीं सदी में सर्वप्रथम संकेत दिया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो है भारतीयों की इच्छानुसार ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। और इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की। तो अगर क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1924 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एम एन राय प्रतिपादक थे औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार के। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक कौन थे, तो एम एन राय। और संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण के विचार के प्रतिपादक कौन थे, एम एन राय। और इस संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी क्रम में कांग्रेस का जब फैजपुर अधिवेशन होता है दिसंबर 1936 में, तो संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या होती है। ठीक है, संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या होती है कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, जो दिसंबर 1936 में हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब की गई, तो दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान के अर्थ और महत्व की सर्वप्रथम व्याख्या की गई। ठीक है, इसके बाद जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, तब इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। स्वराज, अच्छा ये यहाँ से शुरू हुआ था। देखिए ये गतिविधियाँ कैसे कैसे किस किस क्रम में चली आती हैं। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेंगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत और संविधान सभा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं वो देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। चुनाव कब होते हैं संविधान सभा के लिए निर्माण के लिए, जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव कब होते हैं, जुलाई 1946 में। और संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था थी। मतलब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मतलब जिस प्रांत में 10 मतलब जहाँ जैसे 10 लाख लोगों पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। मतलब हर प्रांत के 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा संविधान सभा के निर्माण के लिए। ये व्यवस्था की गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना की ये व्यवस्था थी। ठीक है, इसी में देखेंगे हम। देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जो होते हैं उसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आते हैं। नंबर याद रखिएगा दोस्तों, टोटल 389 सदस्यों का प्रावधान था। यहाँ से देखते हैं संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था, तो 389 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93
देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, जोड़ लीजिए 6 3 9 29 9 38, मतलब 389। तो 296 जो थे वो प्रांतों से आते थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से, रजवाड़ों से आते थे। ठीक है, अब देखिए इन 296 सदस्यों में जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन जो 11 प्रांत थे उनमें से आते थे। 292 सदस्य इन 11 प्रांतों से आते थे जो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे। और 296 यहाँ बोला ना, तो 92 11 प्रांतों से, और बाकी 4 कहाँ से आएंगे? 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों से आते थे। 4 सदस्य कहाँ से आते थे? चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों से। ये 4 प्रांत कौन कौन से थे दोस्तों? नाम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। दिल्ली से अजमेर, मारवाड़ से, दिल्ली के प्रांत से अजमेर, मारवाड़, ये एक ही है इस प्रांत से। तीसरा कुर्ग से, और चौथा बलूचिस्तान ब्रिटिश बलूचिस्तान से। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के ये जो 4 प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, यहाँ से मनोनीत किए गए, चुने गए। और 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन जो 11 प्रांत थे उस वहाँ से मनोनीत किए गए। ठीक है, चुने गए। अब देखिए ये जो 389 सदस्यों का प्रावधान था, इसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, 292 11 प्रांतों से और 4 कमिश्नरों से, कमिश्नरेट चीफ कमिश्नर प्रांतों से। वो बता दिया मैंने, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब देखिए इसमें जब चुनाव होता है तो 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, मतलब 208 जगहों पर कांग्रेस जीतती है। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं और 15 सीटें अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार जीतते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की जीत होती है। अब कांग्रेस की जीत को मुस्लिम लीग पचा नहीं पा रही थी, मतलब मुस्लिम लीग चिढ़ जाती है और फिर बंटवारे की मांग करने लगती है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह संख्या 299 रह गई। देखिए दोस्तों, ये जो संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था, 389 सदस्य थे, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से थे। तो कुल 389 सदस्य तब थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। और जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, ये 389 से घटकर कितने रह जाते हैं? 299, मतलब 90 सदस्य चले आते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? देखिए इसके बाद जब इसने कैबिनेट मिशन ने ये बोला कि जब तक भारत के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, जब तक भारत के संविधान का निर्माण नहीं होता है, मतलब भारत का संविधान बनने तक, उसकी प्रक्रिया शुरू होने से उसके बनने तक, जब वो संविधान बन जाएगा और उस संविधान के अनुसार सरकार की स्थापना होगी, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है तब तक के लिए। और इस अंतरिम सरकार को हम थोड़ा पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता है? गठन के लिए निमंत्रण दिया जाता है 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल द्वारा। किसको देता है निमंत्रण? कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को। कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए लॉर्ड वेवेल निमंत्रण देते हैं 12 अगस्त 1946 को। तो क्या होता है कि उसकी घोषणा की जाती है 24 अगस्त 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है।
क्वेश्चन आए कि भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व ने। किसने आमंत्रण दिया था, लॉर्ड वेवेल ने। घोषणा कब हुई, 24 अगस्त 1946 को। गठन के लिए निमंत्रण कब दिया गया, 12 अगस्त 1946 को। अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अंतरिम सरकार का गठन किस डेट में होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को पहली अंतरिम सरकार का गठन होता है, पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी क्योंकि मुस्लिम लीग असहमत थी। और तो क्या होता है, 16 अगस्त फलस्वरूप 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु दिन निश्चित किया जाता है कि 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को। और इसके फलस्वरूप देश के जो बंगाल और बिहार में ज़बरदस्त हिंसा देखने को मिलती है, सांप्रदायिक हिंसा। और दोस्तों मैं नाम बताना चाहूँगा, नोआखाली और बिहार के क्षेत्रों में ज़बरदस्त लोगों को मारा जाता है। और कलकत्ता में पहले दिन ही 1000 लोगों को मार दिया गया था। तो इस कट्टर हिंसा से बचने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर विभाजन का ही रास्ता अपनाया। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एकमात्र ऐसे कांग्रेस के व्यक्ति थे जिन्होंने जो विभाजन को ही, भारत के विभाजन को ही सही माना कि इस हिंसा से बचा जा सके। ठीक है, तो फलस्वरूप उसके बाद अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अंतरिम सरकार में टोटल 14 सदस्य थे। इसमें नहीं दिया है, मैंने अलग से नोट किया है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे निर्वाचित, 14 सदस्य थे, जिसमें 5 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, 5-5 10। एक सदस्य सिख समुदाय से था, एक पारसी समुदाय से था, एक भारतीय ईसाई समुदाय से था और एक अनुसूचित जाति के संप्रदाय से निर्वाचित था। तो 4 ये हो गए, सिख, पारसी, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, और 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 14 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये 14 सदस्य थे, याद रखेंगे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है। इसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाम याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्र भारत के। और रक्षा विभाग किसको दिया जाता है, बलदेव सिंह, मतलब बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। और विदेशी मामले किसको दिए जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है दोस्तों, विदेश मंत्री विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू को। और रक्षा मंत्री, रक्षा विभाग दिया जाता है बलदेव सिंह को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री। इसके बाद जब संविधान सभा का निर्माण की गतिविधियाँ होती हैं, तब उसके लिए जो जो विभाग दिए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, उसके पहले जब संविधान का निर्माण होता है उसमें समितियां बनाई जाती हैं दोस्तों। वो मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगा एक अलग वीडियो में। तो यहाँ पर मेरा ये वीडियो समाप्त होने जा रहा है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझसे जो गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।